नमस्कार। पहला स्वागत है आपका हमारे सक्षम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था चंद राजवंश पे हम चंद राजाओं पे बात कर चुके थे। सारे राजा चंद राजवंश में देखा था। हमने गोरखा आक्रमण भी देख लिया था, गोरखाओं ने भी चंदों को जीत लिया था। तो जो आज की हमारी वीडियो आएगी वो चंद प्रशासन पे आएंगे। चंदों के प्रशासन पे देखें कि हम चंद किस प्रकार, सोमचंद आया था, अपना प्रशासन किस प्रकार इस क्षेत्र में संभाला, क्या चंदों की राजस्व व्यवस्था थी, क्या इनकी न्यायिक प्रणाली थी, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो आइए जो हमारी चर्चा बनेगी चंद प्रशासन पे। चंद प्रशासन पे जो शासन का प्रमुख स्रोत होगा, तो प्रशासन की एकमात्र शक्ति थी वो थी राजा। इस टाइम पे राजा प्रशासन की सर्वोच्च शक्ति थी। राजा में ही सारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक जो शक्ति निहित थी अंतिम, वो राजा में ही थे। राजा एक प्रकार से माने निरंकुश था। उस टाइम पीरियड पे राजा निरंकुश था, लेकिन निरंकुश होता हुए भी ये प्रजा के हित में काम करता था। तो चंदों के टाइम पीरियड में देखें तो भूमि का जो स्वामी होता था वो राजा ही होता था। फिर जो चंदों का सेनापति, उस टाइम पे जो सेनापति होता था उसे बख्शी कहते थे। जो प्रमुख सेनापति होता था चंद शासनकाल में, उसे बख्शी के नाम से जाना जाता था। फिर देखिए अब चंदों पे थोड़ा बहुत इनका साम्राज्य देखे किस प्रकार विभक्त था। चंदों के राज्य पे बात करूं तो चंदों का राज्य पहले मंडल में विभक्त था। मंडल, फिर मंडल से छोटी इकाई देश, देश से छोटी इकाई परंगना, परंगने से छोटी गरखे भी कहते हैं, गरखे। फिर गरखे से छोटी इकाई जो थी वो गांव थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उस टाइम पे गांव थी। तो देखिए अब थोड़ा बहुत विस्तार से देखते हैं। तो चंदों में जो मंडल थे, मंडल दो प्रकार के होते थे इस टाइम। चंद शासनकाल में जो मंडल थे, मंडल दो प्रकार थे, क्योंकि जब सोमचंद आया था, बाहर से यहाँ आया था, तो इसने कई राज्य को जीता था। तो कई राजाओं ने सोमचंद को कर देना स्वीकार किया था, जबकि कई राज्यों पे सोमचंद का राज्य स्थापित हो चुका था डायरेक्ट, जहाँ से वो डायरेक्ट कर लेता था। तो इन्हीं मंडल, यही बाद में मंडल बने। तो मंडल दो प्रकार के थे, पहला सामंती मंडल और दूसरा राज्य मंडल। सामंती मंडल और राज्य मंडल पे बात करूं, सामंत कौन थे? सामंत वे राजा जिन्होंने चंदों को कर देना स्वीकार किया और स्वयं आपने, जैसे मेरा राज्य है, चंदों ने जीता तो मैंने चंदों को कर देना स्वीकार कर लिया और प्रशासन मैं अपने हिसाब से चला रहा हूँ यहाँ। तो इसमें राजा का कोई इंटरफेयर नहीं, हम कर दे रहे हैं तो हम राजा के सामंत थे। तो ऐसे ही राजा सामंती राजा कहलाए और सामंती मंडल भी, इसी मंडल को सामंती मंडल कहते थे। इसका जो ये कर के रूप में देते थे, जबकि जो राजमंडल था, ये राजमंडल डायरेक्ट सीधे राजा के नियंत्रण में होता था। जो राजमंडल था यहाँ से कर सीधा राजा ही वसूलता था। जो यहाँ पर प्रशासनिक शक्ति थी राजा के हिसाब से चलती थी, जबकि सामंती मंडल में सामंत थे। इसी सामंती मंडल के जो यहाँ का राजा था, इससे ही हम ठक्कुर के नाम से इसका उल्लेख किया गया है। तो मंडल दो प्रकार के, सामंती और राजमंडल। सामंती जो कर देते थे राजा को, वो सामंती मंडल। जहाँ से राजा प्रत्यक्ष अपने हिसाब से शासन चलाता था, वो राजमंडल। तो ये थे मंडल। अब मंडल के बाद जो चर्चा होगी तो देश पे। मंडल से छोटी इकाई देश थी। देश भी कई देशों में विभक्त थे। देश, तल्ला देश, जैसे तल्ला देश, मल्ला देश, आज भी ये शब्द हम पे आता। तल्ली, जैसे कई गांवों का नाम, बड़े गांव हो तो तल्ला, मल्ला अभी भी हम पे प्रचलित है। तो देश इनमें विभक्त था। फिर देश कई परंगनों में, देश कई परंगनों में विभक्त था। परंगने मैं करूं तो दो टाइप के परंगने होते थे। एक सैन्य अधिकारी जिन परंगनों को संभालता था, एक वो परंगना, एक जिन्हें सामान्य नागरिक जिन परंगनाओं को संभालते थे वो परंगनाएं। तो इन दो परंगनाओं में देखिए, सैन्य अधिकारी वाले जो परंगने थे दो प्रकार के थे। एक सेना अधिकारी के नियंत्रण में, एक आम नागरिक के जो नियंत्रण में थे। तो सेना अधिकारी जिसके नियंत्रण में होते थे उसे कहते थे बख्शी। बख्शी के अधीन कुछ परंगने होते थे, जबकि जो आम लोग जो इस परंगनों को
प्रमुख नियुक्त होते थे उन्हें सिकदार कहते थे। कभी आपने एक पद सुना होगा सिकदार नेगी, और नेगी यही पद था जो परंगने का प्रमुख होता था। सिविल आदमी तो होता था, फौजी या फौजदार नहीं होता था, बल्कि एक सामान्य प्रशासनिक अधिकारी होता था। उसे ही हम सिकदार नेगी के नाम से देखते हैं। फिर परंगने कई गरखों में विभक्त थे। गरखे जैसे 3-4 गांवों का एक गरखा होता था, तो गरखे परंगनों में फिर सबसे छोटी इकाई प्रशासन की होती थी वो गांव का प्रमुख ग्रामीणी, प्रधान, श्याणा, कमीण, अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता था। यही गांव के से राजस्व एकत्रित करके इकट्ठा करता था और राजकोष में पहुंचाने का कार्य जो होता था प्रधान का होता था, या श्याणा भी कहते हैं या इसे कमीण भी कहते हैं। तो यही लोग थे जो इनका पद होता था। जैसे प्रधान पद जो सबसे ज़्यादा प्रचलित था वो प्रधान था। या जौनसार क्षेत्र में जाएं तो हम इसे श्याणा कहते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में प्रधान, श्याणा, कमीण इन नामों से जाना जाता था। ये पद वंशानुगत होते थे। जैसे किसी के पापा इस पद पे रहे तो उसका बेटा भी इसी पद पे रहता था, वो भी राजा की इच्छा के अनुसार। राजा चाहे तो कभी भी किसी भी प्रधान बना सकता था, कभी भी किसी भी हटा सकता था। तो ये था चंदों का राज्य, ऐसे ऐसे विभक्त था। अब देखिए चंदों पे जो चंदों की सबसे प्रसिद्ध बात आती है वो आती है चंदों का सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था बोलें या पंचायती राज्य, चंदों की इस सामाजिक व्यवस्था को मैं नहीं बद्रीदत्त पांडे साहब तो पंचायती राज के समान मानते हैं। पंचायती राज क्या होता पहले सोचे। पंचायती राज, पंचायत में क्या होता, सत्ता का जहाँ पे विकेंद्रीकरण, मतलब एक शक्ति फिर अनेक, नीचे अनेक शक्तियाँ, जाते नीचे सबको शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है। तो पंचायती राज था। चंदों में भी देखे तो चंदों में 4 आल व्यवस्था, चंदों में आल व्यवस्था, 4 आल व्यवस्था भी कहते हैं। आल एक कुटुंब, एक थोक, जो एक बड़ी जनजाति का क्षेत्र था इसे आल कहते थे। इसे ही 4 आल व्यवस्था कहा गया है। 4 आल में 4 बड़ी जनजातियां उस टाइम की, सोमचंद के टाइम पीरियड की 4 बड़ी जनजातियां 4 आल में आती है। ये 4 आल थे कार्की, चौधरी, बोरा और तड़ागी। सोमचंद में स्टार्टिंग में इन्हीं 4 जनजातियों कार्की, बोरा, चौधरी और तड़ागी लोगों को 4 क्षेत्रों में पहले तो नियुक्त किया था। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ इनकी प्रधानता ज़्यादा था, जहाँ जहाँ ये शक्तिशाली थे, सोमचंद ने सीधा डिट्टो उसी क्षेत्र में इन्हें नियुक्त किया और उस क्षेत्र में इन्हें कर वसूलने का अधिकार दिया। इसे ही हम 4 थोक, इसे ही हम 4 बूढ़ा, 4 थोक नहीं, इसे ही हम 4 बूढ़ा, इसे हम 4 बूढ़ा के नाम से भी जानते हैं। फिर इन 4 बूढ़े के नीचे एक और चीज़ आती है 5 थोक। थोक राजपूतों के बड़े थोक थे। थोक एक क्षेत्र विशेष को थोक के नाम से जाना जाता। इसमें देखिए महरा, कुमाऊं की शक्तिशाली लोग महरा और फरत्याल, इन दोनों में द्वंद्व चलता रहता था बार बार। कभी चंद दरबार में किसी को राजा बनना है तो महरा और फरत्याल धड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। फिर देखिए देव, ढाक और करायत, तो ये 5 लोग थे। फिर 6 घरिया ब्राह्मण, चंदों में ब्राह्मणों को भी कुमाऊं क्षेत्र में 6 घरिया ब्राह्मण। इन 6 घरिया ब्राह्मणों में देखिए पांडे, पाठक, जोशी, ओझा, भट्ट और पंत, ये 6 लोग आते थे 6 घरिया ब्राह्मण में। फिर 12 अधिकारी में धोनी, सोनी, मेहता, बड़वाल, लवड़िया, ये जनजातियाँ आती थी। इसमें देखिए महेंद्र सिंह धोनी, ये जो लोग होते थे ये कामगार लोग होते थे। धोनी, सोनी, मेहता, बड़वाल, 12 ये अनेक 12 जातियाँ थी। फिर पंचबिड़िया ब्राह्मण, जो पंचबिड़िया ब्राह्मण कहते हैं, पंचबिड़िया ब्राह्मण में वो ब्राह्मण आते हैं 4 चौथानी ब्राह्मण और
छह घरिया ब्राह्मणों को जोड़ के जो ब्राह्मण बनते हैं इन्हें पंचबिरिया ब्राह्मण कहते हैं। कभी आता चौथानी ब्राह्मण। चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति किसने की थी? तो ये किताबों में अलग अलग है। तो मेरा मानना कि आप बद्रीदत्त पांडे के साथ जाइए, और बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति सोमचंद ने की थी, जबकि अजय रावत की बुक में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति रुद्रचंद ने दर्शाई है। तो चलिए इस बारे में बात में करेंगे। एक और आता है पौड़ी 15 विश्व। जो ये ऊपर के इतने लोग हो गए थे, अब जो समाज का निम्नतम तबका था इसे ही पौड़ी 15 विश्व कहते हैं, या शूद्र प्रजा को ही चंद काल में पौड़ी 15 विश्व के नाम से जाना जाता था। ये था चंदों का प्रशासन। अब देखिए, जब ये चार आल या चार बूढ़ा के नाम से इन्हें जानते हैं, चार आल या चार बूढ़ों ने जब इन थोकों से कर वसूलने की सोची, कर के लिए कहा, तो ये थोक भी गुस्सा हो गए। थोकदार में मेहरा और फरत्याल तो पहले ही शक्तिशाली लोग रहे हैं। जब इन्होंने कर लेना चाहा तो जब इन्होंने इनसे कर लेना मांगा तो इन्होंने मना कर दिया, ऊपर से इनकी हत्याएं कर दी। हत्याएं की एक जगह पड़ती है गुड़ चौरा नामक स्थल पे इनकी हत्याएं की गई। बाद में इसी गुड़ चौरा स्थल को अजय रावत हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड के नाम से इनकी बुक है। इसी बुक में इस गुड़ चौरा को पंचायती स्थल के रूप में मानते हैं, जबकि बद्रीदत्त पांडे जी पंचायती स्थल के रूप में बाजखाल, जो जहाँ पे पंचायत बैठती है उसे बाजखाल के नाम से जानते थे। तो ये था। देखिए, तो बद्रीदत्त पांडे ने क्यों माना? क्योंकि सोमचंद के बाद जो चंद राजा आए, इन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, हर किसी को पावर दी। संपूर्ण पावर नहीं दी, पर धीरे धीरे पावर तो दी कुछ ना कुछ। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण बद्रीदत्त पांडे ने यहाँ पे देखा। इसी कारण इस 4 आल व्यवस्था, 5 थोक व्यवस्था, 6 घरिया, पौड़ी 15 विश्वा, इन्हीं व्यवस्थाओं को बद्रीदत्त पांडे जी पंचायत व्यवस्था के समान मानते हैं। इसी कारण कभी क्वेश्चन बनता है कि चंदों में भी पंचायती व्यवस्था थी? तो हाँ, किसके अनुसार? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार यही पंचायत व्यवस्था थी। अब बात करूँगा इसी पंचायत व्यवस्था पे। तो देखिए, जो गांव था, इनमें गांवों का जो प्रमुख होता था श्याणा या प्रधान होता था कर लेने के लिए। तो गांव सब में विभक्त था। देखिए, चंदों के टाइम पीरियड में छोटी शक्ति गांव, बड़ा राज्य, तो सब में विभक्त था। इसी कारण पंचायती राज व्यवस्था के समान इसे माना गया है। जैसे चंदों के टाइम पीरियड में मैंने परंगने पे बात नहीं की थी, थोड़ा मैं परंगने पे बात करना भूल गया। कौन कौन परंगने रहे थे? एक क्वेश्चन बनता है, तराई क्षेत्र में कितने परंगने थे? तो तराई क्षेत्र में, जो तराई भावर में चंदों के टाइम पीरियड पे थे, वो तराई वाले क्षेत्र में जो मुख्य तो आते हैं 6 परंगने आते हैं। इन्हीं 6 परंगनों पे बात करूं तो ये 6 परंगने थे बक्सी, माल, बुकशाड़, मुड़िया, और एक और था किलवरी और छिनकी। ये तराई क्षेत्र के परंगने थे। इन पे बात करना मैं भूल गया था। फिर परंगने देखें और क्षेत्र में देखें तो फालदा कोट, उधर जाए सीराकोट। चंदों के टाइम पीरियड में एक चीज़ जो मुख्यतः आ रहे थे, चंदों का जो कारावास था, मुख्यतः कारावास सीराकोट, डीडीहाट को सीरा कहा जाता था। इस टाइम जो इनका मुख्य कारावास था वो सीराकोट था। इसी सीराकोट में दीपचंद, जो चंदों का मोहनचंद ने बंधक बना के रखा था, दीपचंद को इसी सीराकोट जेल में रखा था। तो देखिए, अब आगे आते हैं, पंचायत पे बात कर देते हैं। अब चंदों पे देखिए, चंदों की राजस्व नीति। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में भी बात की है, चंद अगर कहीं पे राज्य चलाना है तो राजस्व नीति होना भी जरूरी है। राज्य चलाने के लिए राजकोष का भी होना जरूरी है। इस बात पे इस चर्चा की गई है। जैसे मनु स्मृति में लिखा है कि कहीं पे भी कोई भी राजा प्रजा की भलाई के लिए भूकर वसूल सकता है। उस भूकर की जो वैल्यू होगी 1/6 होगी। तो चंद राजाओं ने भी वैसे ही कर व्यवस्था अपनाई। कर व्यवस्था बोलूँ या राजस्व व्यवस्था एक ही बात है। राज्य चलाने के लिए राजस्व जरूरी है। चंदों ने भी ऐसा ही किया। जो चंदों का सबसे ज़्यादा राजस्व इकट्ठा होता था वो होता था भूमि कर। जैसा कि मनु स्मृति में कहा गया है,
1/6 होगा। चंदों ने भी ऐसा ही किया। भूमिकर 1/6 था। इसे ही, इस कर को ही स्थानीय भाषा में गल्ला छहाड़ा नाम से जो उल्लेख किया गया है, इसी कर का किया गया, जो कि 1/6 भाग था। अब देखिए चंदों की जो राजस्व व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, 36 रकम 32 कलम। चंदों की जो कर वसूले थे चंदों ने, वो थे 36 रकम 32 कलम। कभी भी क्वेश्चन बनता है 36 रकम 32 कलम कर व्यवस्था किसकी थी, तो वो थी चंदों की, चंद राजवंश की थी। 36 रकम 32 कलम। इसी से अगला स्टेप बोलूँ तो ये व्यवस्था ख़त्म किसने की, तो ख़त्म कभी ज़्यादा मत सोचना, देखना चंदों के बाद कौन आएगा। चंदों के बाद गोरखा आएंगे तो गोरखा अपने हिसाब से चलेंगे, इनकी व्यवस्था पे नहीं चलेंगे, वो ये कर व्यवस्था को ख़त्म कर देंगे। कभी आएगा 36 रकम 32 कलम का उन्मूलन किसने किया, तो वो गोरखाओं ने किया। शुरू किसने किया, तो वो चंदों ने किया। अब देखिए 36 रकम और 32 कलम, 36 कर रकम में 32 कर कलम में, तो टोटल कितने कर हो गए, 68 प्रकार के कर चंद राजाओं ने लगाए थे। इन्हीं करों पे बाद में बात करूंगा। पहले देखूंगा 36 रकम। ये 36 रकम थे ना, इन्हें हम रॉयल ड्यूटी के नाम से जानते हैं। रॉयल ड्यूटी मतलब जो राजा और राज दरबार के खर्चे पे व्यय होगा, उसे 36 रकम कहते थे। जबकि 32 कलम, जो 32 कलम था, इसको हम जो 32 कलम को कहेंगे मिनिस्ट्रियल ड्यूटी मतलब प्रशासनिक कामों पे जो खर्च होगा, इसे हम 32 कलम के नाम से जानते थे। प्रशासनिक कार्यों पे जो खर्च होगा, जैसे रॉयल ड्यूटीज़ मतलब राजा और राज दरबार पे जो खर्च हो गया, जैसे बाजनिया कर नर्तकों और संगीतकों के लिए लिया जाता, कुकरालो घोड़यालो, ये कर जो थे वो 36 रकम में आते थे। जबकि प्रशासनिक में देखो हिलियानी अधूल जो सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था, वो प्रशासनिक काम के लिए लिया जाता। इस प्रकार से जो करों को बांटा गया है चंद राजवंश में, वो 68 प्रकार से बांटा गया है। अब इन्हीं करों पे बात करता हूँ मैं, तो आगे चलूँ तो देखिए चंदों के कर हैं। पहला जूलिया सांगा कर। जूलिया सांगा मेनली देखा है गढ़वाल क्षेत्र में, जो सांगा कहते हैं वो तार से बनी वो रॉडें होती ना, जो झूला पुल पे देखा होगा, उन्हें सांगा के नाम से जाना जाता था। इसीलिए इस कर का नाम जूलिया सांगा। नदी पुलों पे जो लगता था उसे जूलिया सांगा। याद रखिए, सांगा वो झूला पुल पे लगा हुआ होता, उसे कहते हैं। वहाँ से कनेक्ट करिए, स्थानीय भाषा में रटिए, लंबे टाइम के लिए याद होता है। फिर देखिए कटक सेना का पर्यायवाची होता, तो कटक सेना को जो एकत्रित करने के लिए जो कर लिया जाता था, उसे कटक कर के नाम से जाना जाता था। फिर तीसरा कर देखिए राखिया कर। राखिया रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे जो राखी और जनेऊ, कुमाऊं क्षेत्र में ब्राह्मणों पे जो जनेऊ होता है ना, जनेऊ संस्कार होता, वो विशेष है। तो राखिया कर में देखिए जनेऊ और राखी पे जो कर लगता था, उसे राखिया कर कहते थे। फिर एक कर और आता है सिरती कर। सिरती क्या था, नगद कर था। एक तो सिरती जो था नगद कर था। नगद कर में बात करूं तो सिरती भोटिया व्यापारों पे, पहले सिरती कर लक्ष्मीचंद का भी नाम आता सिरती कर में, लेकिन जो मेन कर लगाया था ये बाज बहादुर चंद ने लगाया था। भोटिया व्यापारों पे ये कर लगता था, नगद कर था सिरती। एक बात और, जो सिरती कर था, जो अगर भूमि के मामले में कहूँ तो जो सिरती देता था उसे ही हम सिरतान कहते थे, इसलिए सिरतान भी जो कर देगा वो नगद कर देगा। फिर देखिए कूथ, एक कर और आता है कूथ कर। कूथ कर क्या था, नगद के बदले जो कर दिया जाता था उसे कूद कर कहते थे। नगद कर सिरती, जिसपे सिरती नहीं है, वो अनाज के रूप में देता था, जिसे उसे कूद कर कहते हैं। एक और आता है खैनी कपिलिनी कर। खैनी कपिलिनी कर कुली बेगार के रूप में जो कर लिया जाता था उसे खैनी कपिलिनी कर। फिर कमीणचारी और श्याणचारी। कमीण और श्याणा गांव के प्रमुख कहते थे, जो इनके लिए कर लिया जाता था वो कमीणचारी और श्याणचारी कर के रूप में लिया जाता था। फिर तीसरा देखिए हिल यानी अधूल। धूल से लगाए, धूल
कनेक्ट करिए से धूल। धूल कब उड़ेगी? जब रोडें ठीक नहीं होगी, रोडें उखड़ी होगी, डामर नहीं होगा तो धूल उड़ती है। तो धूल कब मैन जब रोड ख़राब कब होती? बरसात के बाद। बरसात के बाद कीचड़ कीचड़ धूल धाल सब रहती है। तो इसीलिए जब रोडों की मरम्मत, सड़कों की मरम्मत के लिए जो कर लिया जाता था वो लगाया जाता था हिल यानी अधूल। अधूल धूल से याद रखिए, धूल कब उड़ेगी? जब रोड ख़राब होगी। तो इसलिए रोडों की मरम्मत के लिए जो कर लिया जाएगा वो होगा हिल यानी अधूल। मिजारी कर आता है, एक मिजारी कामगारों पे लिया गया कर। कामगारों पे जो कर लिया जाता था इसे ही मिजारी कर कहते हैं। तो देखिए ये कर थे, और भी कर हैं, थोड़ा अगली स्लाइड में बताऊंगा, पहले इसे रिवीजन कर लेते हैं। जुलिया सांगा नदी पुलों पे जो कर लगता था, जुलिया सांगा। फिर कटक सेना को एकत्रित करने के लिए कर लिया जाता था, कटक कर। फिर राखिया कर, रक्षाबंधन के अवसर पर राखी और जनेऊ पे जो कर लगता था, राखिया कर। सिरती कर नगद के बदले, नगद कर था। सिरती कर भोटिया व्यापारों पे था। कूत नगद के बदले। खैनी कपीनी खुली बेगार पे लिया जाता था, खैनी कपलीनी। फिर कमीण चारी श्याणचारी, गाँव के कमीण और श्याणा के लिए जो दे था, कमीण चारी श्याणचारी कर था। हिलियानी अधूल बरसात के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था, मिजारी कामगारों के लिए लिया जाता था। फिर अगला चलिए, तो अगला देखिए न्योली। न्योली को तोड़िए तो न्योली न्याय, जो न्याय पाने के लिए जो कर दिया जाता था। जैसे टिहरी दरबार में आप देखेंगे ना, हम बाद में टिकट पर था। टिकट क्या था? न्याय पर पाने के लिए एक कर था, टिकट कर, और टिकट खरीदना पड़ता था, वो भी एक कर के रूप में था। ऐसे ही चंदों में था। न्याय पाने के लिए कर देते थे हम, उसे न्योली कर कहते थे। फिर रौलिया देवल्या, देवल्या से साफ पता चल रहा है देवता। तो राज दरबार के देवी देवताओं की पूजा के लिए जो कर लिया जाता था वो रौलिया देवल्या के नाम से जाना जाता था। बाजनिया से देखिए, बाजनिया को तोड़िए। बाजनिया बाजा बजाने वालों को बाजनिया कहते थे। बाजा बजाने वाले, बाज से पता चल रहा है बाजा, तो बाजा बजाने वाले मतलब राज दरबार के संगीतज्ञ और नर्तकों के लिए जो कर लिया जाता था वो था बाजनिया कर। डाला एक देखें तो सोल्टी टाइप का होता है। जैसे हम पीछे नहीं लगते गांव में औरतें जब जाती तो पीछे ऐसे ही एक डाला भी होता था। एक डाला भर जो कर दिया जाता था वो श्याणा, गांव के प्रधान या श्याणा लोगों को जो दिया जाता था उसे ही डाला कर जो था मेन प्रधान को दिया जाता था ग्रामीण क्षेत्र में। फिर देखिए भात कर। भात हम किसे कहते हैं? चावल को। पहाड़ी क्षेत्र में देखें तो भात चावल को कहते हैं। तो भात मतलब भात से देखें बड़ी दावत। भात कब बनता है? जब राज दरबार में। भात कब बनेगा? जब कुछ दावत होगी, शादी ब्याह होगा या कोई महोत्सव होगा, उस टाइम पे ये भात बनेगा। तो भात कर जो था बड़ी दावत, जब दावत दरबार में दी जाती थी उस टाइम भात कर लिया जाता था। भात के नीचे एक और कर है भाग। भात और भाग में कंफ्यूज मत होना। भाग कर जो आएगा वो आएगा घराटों पे। घराटों पे जो कर लिया जाता था इसे ही भाग कर कहते थे। फिर कटक, सेना को एकत्रित करने के लिए कटक कर लिया जाता था। फिर सिकदार नेगी, परंगने के प्रमुख को जो दे होता था वो सिकदार नेगी कर था। फिर साउली रंगताली, लेखक और विद्वान व्यक्तियों के लिए जो कर लिया जाता था वो था साउली या रंगताली कर। लेखकों के लिए मैन जो देता ये था शूक को देखिए, शूक किसे कहते हैं? चंद्रराजकंद में शूक सैनिक को कहते थे। सैनिक तो राज सेवकों के लिए जो दे कर था वो शूक कर था। फिर कनक उस टाइम देखे चंद्र राजवंश में भोटिया मतलब तिब्बती लोग के हूणिया व्यापारी और भोटिया व्यापारियों के बीच सोने का व्यापार चलता था। उन्हीं पे कनक स्वर्ण धूलि के रूप में लिया जाता कर था। इसे ही कनक स्वर्ण धूलि के रूप में भोटिया व्यापारों पे था। ये मैन स्वर्ण धूलि के रूप में था। मिजारी जो कर था वो कामगारों पे जो कर लगता था वो मिजारी कर था। एक और कर आता है टांड
तो टांड कर जो था बुन करों पे लगता था टांड कर। ये थे चंदों के कर। करों पे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं चंद में, तो थोड़ा बहुत कर, ये चंदों के कर व्यवस्था को ढंग से पढ़िए। बाद में जो ये कर थे टोटल ऐसे ही 68 प्रकार के कर हैं चंदों में, मिलते तो नहीं 68 के 68 पढ़ने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मैं कवर करा चुका हूँ। बाद में इन्हीं करों को जो ख़त्म करेंगे वो कराएंगे हमारे गोरखा। देखिए चंदों के जो कृषि मजदूर थे चंद शासनकाल में, इन कृषि मजदूरों को एक नाम मिलता हम पे कैनी। जो कैनी नाम मिलता है ये कृषि मजदूर, चंद राजवंश में कृषि मजदूर थे, उन्हें कैनी के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए एक आता है थातवान। थातवान और सिरतान। कैनी सिरतान के अधीन रहता था। सिरतान जो सिरती मतलब नगद कर देता था वो सिरतान था। थातवान भूमि का मुख्य स्वामी होता था, जो राजा को कर दिया करता था उसे थातवान के नाम से जाना जाता था। एक चीज़ और, जो वीरता और पुरस्कार, सैनिकों को जागीरें, कभी तो सैनिकों को जागीर दी जाती थी और वीरता के लिए जो जागीर दी जाती थी उसे कहते थे रौत भूमि। रौत भूमि चंद शासनकाल में वीरता के लिए सैनिकों को दी जाती थी, ये सैनिक कर्मियों को दी जाती थी। फिर एक और आता है गोंठ भूमि। कर मुक्त भूमि थी गोंठ भूमि। गोंठ भूमि मंदिरों के लिए दान की जाती थी। मंदिरों के लिए जो दान की जाती थी वो गोंठ भूमि थी। बाज बहादुर चंद ने मानसरोवर के लिए 1673 में गोंठ भूमि दान की थी। फिर एक आता विष्णु प्रीति। विष्णु प्रीति जो थी वो विद्वानों को जो भूमि दी जाती थी वो विष्णु प्रीति थी। फिर जो भूमि की माप होती थी वो होती थी इस चंद राजवंश में, जो भूमि की माप होती थी, या तो हम भूमि को नाली में मापते थे या हम जूला, 1 जूला 2 जूला, जूला, नाली और मासा, इसमें हम भूमि को मापते थे। तो ये चंदों में ये भूमि व्यवस्था थी। अब देखिए चंदों में रुद्रचंद के टाइम पीरियड में एक चीज़ और आई थी, वो आई थी छौड़ा और छोड़ी की नियुक्ति। घरों में काम करने के लिए छौड़ा और छोड़ों की नियुक्ति भी चंद प्रशासन में हमने देखा था। फिर इनकी न्यायिक व्यवस्था में देखा था तो लक्ष्मीचंद के टाइम पीरियड में 2 चीज़ें आती है, न्यवाली और बिस्टाली। न्यवाली क्या थी, न्याय पाने के लिए, और बिस्टाली बिस्ट मतलब सैनिक कर्मी, बिस्ट न्यवाली जो सामान्य कर्मियों के लिए जो अदालत थी न्यवाली, जबकि सैनिक कर्मियों के लिए जो थी वो बिस्टाली। तो ये था चंदों का प्रशासन। इस चंद प्रशासन में हम मुख्यतः सारी चीज़ें हम कवर करा चुके हैं। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो वीडियो आएगी हमारी गोरखों पे। देखेंगे हर्षदेव जोशी के निमंत्रण पे कैसे गोरखे यहाँ आए थे, इनकी क्या क्या बातें अच्छी थी, क्या गोरखियानी का शासन हम पहले कुमाऊं पे देखेंगे, फिर गढ़वाल पे देखेंगे, फिर अंग्रेज़ देखेंगे, फिर उत्तराखंड। धीरे धीरे अब कल से जो उत्तराखंड शुरू होगा वो होगा मॉडर्न उत्तराखंड। अब यहीं पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है जल्द मिलेंगे।